हाँ, तो आप सभी बच्चों का आपके फिर अपने चैनल में द इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज का क्लास 10 मैथ के जितने भी आपके पूरे चैप्टर में जितने भी फार्मूले यूज होते हैं, आज पूरे वन वीडियो में हम उस फार्मूलों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, एक एक करके जितने भी चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं सब आज आपको रिवाइज कराते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वह है आपका सांख्यिकी, वास्तविक संख्याएं। जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। देखिएगा, वास्तविक संख्याएं में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक फार्मूला एक ही है इम्पोर्टेंट। तो पहले तो इसमें आपको पूछेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। पहले तो इसमें पूछेगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिएगा, परिमेय संख्या पूछता है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिससे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p इज नॉट इक्वल टू 0 और जो p क्यू होना चाहिए एक पूर्ण नंबर होना चाहिए। अर्थात p बाई क्यू के फॉर्म में हमें लिखना होगा, और जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा और p और q ये क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तब जाके हम क्या कहेंगे? इन्हें परिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या है जिसे हम p बाई क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो अगला इसमें इसी में एक टॉपिक है एलसीएम गुण, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। लस गुणे मस। ठीक, इसको हम कहेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस, इससे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। एक परिमेय संख्या तो ये होगी। अब ये फार्मूला आपका क्या है? लस गुणे मस, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। ये इम्पॉर्टेंट, इस लेसन 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। लस दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस पे आपके सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल लस गुणे मस होगा। ठीक, अब देखिएगा, इसको हमें करना क्या है आगे। इस लेसन 1 में आपका एकदम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, और इसके बाद हम लोग चलेंगे लेसन 2 में, यानी बहुपद में। लेसन 2 बहुपद। बहुपद, ये ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुपद में एक होता है रैखिक बहुपद, ax प्लस बी इक्वल टू 0, आपका एक रैखिक बहुपद है। इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। और a होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d इक्वल टू 0, ये आपका है त्रिघात बहुपद।
ठीक, ये है लेसन 2 में आपका। एक रैखिक बहुपद होता है जिसके पावर 1 होता है रैखिक बहुपद है, जिसके पावर 2 द्विघात बहुपद है, जिसके पावर 3 है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो आपका ये है कि एक द्विघात बहुपद रहेगा, उसमें आपका शून्यक पूछेगा, शून्यक। तो अगर मान लीजिए आपका ये इसमें केवल आपको बहुपद में द्विघात के बारे में पढ़ना है, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस में सी इक्वल टू 0। अब जितने देखिएगा आपका इक्वेशन टाइप का होता है उतने उसके क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। तो मान लीजिए आपका ये द्विघात समीकरण है, जितना x के पावर रहता है हाईएस्ट उतने उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके जो बहुपद यानी शून्यक होंगे इस बहुपद के वो होंगे 2, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर जितने होते हैं उतने ही उस समीकरण बहुपद के क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो इसका मतलब इसके 2 शून्यक होंगे और एक शून्यक को हम अल्फा मान लें, दूसरे शून्यक को मान लें बीटा। तो यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। यानी मूलों का अगर योगफल की बात करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई में ए। और यहाँ से हम इस समीकरण से ए बी की सी कंपेरिजन करके वहाँ से किसी भी समीकरण का ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और गुणनफल होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई में ए। ये आपका 2 फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का, ये याद रखिएगा। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरणों में मूलों का योगफल और गुणनफल पूछता है। चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। और इसमें अगले क्वेश्चन में आपका जो द्विघात समीकरण के बाद है, अगर इसमें एक फार्मूला और याद रखिएगा, इसमें अगर अल्फा बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण पूछे तो उसके लिए एक और फार्मूला याद कर लीजिएगा। अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो, मूलों का योगफल व गुणनफल दिए हों, गुणनफल दिए हों तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण देखिएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हो, ठीक। तो इसके लिए एक फार्मूला आपका रखता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी मूलों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में हमें यख रख से प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फार्मूले हैं ये सब। इस पे सवाल भी आते हैं अक्सर। अगर मान लीजिए मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो कहेगा तब इस द्विघात समीकरण बताइए। तो जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो इस द्विघात समीकरण को रख कर, फार्मूले को रख कर उसका द्विघात समीकरण हम प्राप्त कर देंगे। यहाँ पर मूलों का योगफल जो दिया रहेगा वहाँ ए रख दीजिएगा यहाँ पर, और मूलों का गुणनफल जो दिया रहेगा यहाँ पर रख के हम इसको द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर से इतने ही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो चलिए अगला में टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या कहेंगे, लेसन 3 में आपके 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण।
दो चरों वाला रैखिक समीकरण में आपका इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक फार्मूले वो देख रहे हैं, जानते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो इसका हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला रख दें। यही आपका दो चरों वाला क्या है, रैखिक समीकरण है। ये आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण का क्या है, फार्मूला है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा चीज़ पूछने वाला होता है अनुपात। तो अगर मान लीजिए इसमें आपको बना दे कॉलम, चलिए इसमें अगर मान लें दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है, अगर मान लीजिए A1 अपान में, नंबर थोड़ा सा बदल दे इसमें, A1 अपान में A2 इजकल टू B1 नॉट इजकल टू B1 अपान B2 हो, ठीक। और इस तरह के कंडीशन में होगा अगर ये तीनों रेशियो बराबर है, A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2। चलिए इसको हटा दें, इसमें थोड़ा दिक्कत परेशानी हो रही है, उस तरह आप अच्छे से कर लीजिए। इस तरह अगर मान लीजिए A1 अपान A2 इज नॉट इजकल टू B1 अपान B2 हो, ठीक। और दूसरा में है अगर मान लीजिए A1 अपान A2 हो इजकल टू B1 अपान B2 हो, इजकल टू हो जाएगा C1 अपान C2, C1 अपान C2, ठीक। इस तरह के आपका थ्योरी दे देगा, ठीक। और तीसरा में क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 होगा, इजकल टू हो जाएगा B1 अपान B2 होगा, इज नॉट इजकल टू हो जाएगा C1 अपान C2। तो देखिएगा जब ए कंडीशन होगा, जब मान लीजिए ए कंडीशन होगा A1 अपान A2 होगा तो ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात इसको हम देख पा रहे हैं तो ऐसे होगा, ऐसे कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, ठीक। अगर ये प्रतिच्छेद करेगा, ध्यान से बात सुनिएगा, अगर ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसके अद्वितीय रूप से एक हल होंगे, अद्वितीय रूप से, अद्वितीय रूप से केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। ध्यान से बात सुनिएगा कि अद्वितीय रूप से केवल क्या होंगे, एक हल होंगे। एक हल होंगे तो इसमें संगतता की बात करेगा तो ये रेखाएं संगत होंगे, संगत होंगे। दूसरा है इसमें चलिए इसमें दूसरा बात है, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से रेशियो दो से लाइन होंगी, मान लीजिए इसमें आपका दो लाइन है, इस तरह आपके दो लाइन हो जाएंगे। पहला लाइन क्या होगा, A1x प्लस B1y इजकल टू प्लस में क्या हो जाएगा C1 इजकल टू 0। ये आपके इक्वेशन होगा A2x प्लस B2y और प्लस में C2 इजकल टू 0 होगा तब। तो यहाँ से हम अब इस दो रेखाओं की जब बात करेगा तो इसमें 2 3 4 ऑप्शन बनते हैं। कैसे बनते हैं, इसमें पहले पूछता है कि ये रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होंगे या समपाती होंगे। समपाती और समांतर और प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है, पहले तो हम जानते हैं कि जब हम ये हमारा रेशियो, पहले यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा दोनों इक्वेशन से। उसके बाद
ए रेशियो निकालिएगा। तो अगर पहला रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर नहीं होगा तो ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जैसे प्रतिच्छेद करेंगी तो हमने कहा था कि जितने बार ये टच करेगा एक दूसरे के साथ उतने उसके हल होंगे। प्रतिच्छेद करेगी तो एक बार इसमें एक टच होगा, इसका मतलब अद्वितीय रूप से केवल क्या होंगे, एक हल होंगे। और जितनी बार अगर इसमें बात करता है संगत और असंगत की भी, संगत और असंगत की भी बात करता है, तो अगर लाइन एक दूसरे से टच करते हैं तो संगत होंगे, यानी संग संग आएंगे, यानी टच करेंगे तब संग संग आएंगे। अगर एक दूसरे को टच करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं तो वो सब रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। और जो कभी एक दूसरे से टच नहीं करेगा वो रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा दूसरे कंडीशन, अगर तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों रेशियो अगर बराबर हो जाएंगे तो इस रेशियो को कहते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। असमान समपाती होगा, समपाती का मतलब एक के ऊपर ही एक आना। अगर एक लाइन है उसी लाइन के ऊपर दूसरी भी लाइन चले जाएगा तो इस लाइनों को हम कहते हैं समपाती लाइन। जैसे एक लाइन है इसी पे दूसरी लाइन चला जाए तो इन दोनों को क्या कहेंगे, दोनों लाइनों को कहेंगे समपाती लाइन। ठीक, तो समपाती होगा तो देखिएगा हर पॉइंट पे टच होगा, तो जितने पॉइंटों पर टच करता है उतने उसके हल होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हर पॉइंट पे टच किया है, इसका मतलब इसका अद्वितीय रूप से अनेक हल होंगे। इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे इसका मतलब ये टच कर रहा है, जब टच कर रहा है तो भी ये क्या होंगे, संगत होंगे। टच भी कर रहा है तो क्या होंगे, संगत होंगे। ये बात ध्यान से रखिएगा, जितने बार टच करेंगे उतने संगत असंगत होंगे। बात को गौर से देखिएगा। चलिए, अगर तीसरी बात, अगर ये दो रेशियो बराबर हो और तीसरा रेशियो बराबर आप न हो तो उसको हम क्या करेंगे, अगर दो रेशियो बराबर होंगे, तीसरा रेशियो अगर बराबर नहीं हो रहा है तो इस ऐसी रेखाओं को, यानी ऐसी दो रेखाओं को हम कहेंगे क्या, कौन सी रेखाएं कहेंगे, प्रतिच्छेदित हो गया, समपाती हो गया, इसको क्या कहेंगे, समांतर रेखा। समांतर रेखा। समांतर रेखा होने का मतलब होता है, समांतर का बात सभी लोग जानते हैं कि समांतर रेखा किसे कहते हैं। तो समांतर रेखा होगा तो जैसे समांतर का मतलब ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रहेंगी। तो और जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं टच करती हैं, ये बात आपको पता होगा कि जब कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसके कोई भी हल, अरे मतलब एक दूसरे से वो कभी टच नहीं करता, जब तक टच नहीं करेंगे तब तक उसके हल नहीं होंगे। इसका मतलब समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, क्योंकि जब टच नहीं करेंगे तो उसके हल कहाँ होगा। तो ये जब समांतर रेखाएं होती हैं उसके कोई भी हल नहीं होता। जब हल नहीं होता, जब ये टच नहीं करती है तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, असंगत। असंगत कैसी रेखाएं कहलाएंगी, असंगत। असंगत करने का मतलब ये संग संग कभी आएंगे ही नहीं, संग कभी नहीं आएंगे। संग नहीं आएंगी तो क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक, असंगत हो जाएगी। तो इस चैप्टर में इस पॉइंट को सबसे बेस्ट, बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये चीज़ें पूरी आपके दिमाग में है तो इस चैप्टर का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि आप न लगा पाएँ। बस इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शन है। इसी में देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप के ये होगा, सेकेंड आपका टाइप के ये बनेगा और थर्ड आपका ये बनेगा। 2-3 टाइप का पूछे। पहले 2 रेखा दे देगा, कहेगा कि प्रतिच्छेदित रेखाएं कि समपाती रेखाएं कि समांतर है, तो पहले एक कंडीशन लगा कि ये पता करेंगे। फिर कभी कभी पूछता है कि इसके कितने हल है, द्वितीय रूप से एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, ये भी पूछता है कि इसके कितने हल होंगे। तो हम इसी अनुपात, जो ये अनुपात है, इसी अनुपात से हम पता लगाते हैं कि ये क्या होगा, इसका हल कितने होंगे। और तीसरा इसमें पूछता है कि ये संगत होंगी, यानी 2 रेखाएं ये संगत है कि असंगत है, ये चीज़ भी पूछता है। तो आप आसानी से इन चीज़ों बातों को थोड़ा सा
ध्यान में रख कर सवाल करते हैं तो आप आसानी से उन सवालों को जवाब दे सकते हैं। चलिए, ये तो रही आपके दो रैखिक समीकरणों के बारे में। तो दो रैखिक समीकरणों में यानी इसमें इस चैप्टर में केवल इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर चलते हैं अगले टॉपिक में। इसमें ग्राफ भी पूछता है, तो ग्राफ तो आसानी से आप लगा लेंगे और इसमें कुछ है नहीं। द्विघात समीकरण में भी पूछ दिए, बता दिए हैं। और उसके बाद अगला टॉपिक है आपका लेसन में क्या है, लेसन क्या है, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी अगला जो टॉपिक है वह अगला एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में कितने इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखिएगा, समांतर श्रेणी में 2-3 फार्मूले हैं जो आप उसको कैप्चर कर लेते हैं तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसको आसानी से कर सकते। देखिए पहले क्या होता है, पहले इसमें पूछता है कि एपी क्या होता है। एपी यानी अर्थ यानी समांतर श्रेणी क्या होता है। पहले तो ये पूछेगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणियां जिनमें सभी पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक, यानी इसमें अंतर सभी में क्या है, 2-2 का अंतर है। तो जब 2-2 का अंतर यानी सब में अंतर समान हो तो इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी में है। पहले तो ये तो समांतर श्रेणी पहचान गए क्या होता है। तो समांतर श्रेणी तो पहचान गए कि जिसमें ऐसी श्रेणियां जिनमें सभी पदों का अंतर क्या हो, समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है। और समांतर श्रेणी में देखिएगा प्रथम पद, द्वितीय पद यानी पहला पद आपका ये क्या होता है, ये होता है प्रथम पद। और फिर इसमें देखिएगा जो सर्वांतर है उसको डी मानते हैं, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसी तरह डॉट डॉट चले जाएंगे। अब कहाँ तक एनवां पद निकालेंगे, तो ए एनवां पद बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये आपका क्या है, एनवां पद, यानी n पदों का एनवां पद है। ठीक, और जो सर्वांतर ए है, ये प्रथम पद है, ये पदों की संख्या है, और डी है सर्वांतर। तो सर्वांतर जो निकालने का फार्मूला डी, वो अगले पद में यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर हमें क्या मिलता है, सर्वांतर मिलता है। और एनवां पद हो गया ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसी तरह n पदों का योगफल पूछेगा, n पदों का अगर योगफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, Sn बराबर होता है n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है 2। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि ये रहे, एक होता है nवां पद, एक होता है n पदों का योगफल। ठीक है, nवां पद और n पदों का योगफल। ठीक, इसमें n पदों का योगफल हो गया। ठीक, अगर अंतिम पद पूछे तो अंतिम पद को क्या कहते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, nवां पद ही क्या होता है, अंतिम पद। यानी अगर अंतिम पद यल पूछे तो यही आपका फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आपका जो nवां पद होता है ये अंतिम पद होगा। अगर अंतिम पद पूछे तो अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं, यल की वैल्यू इस तरह निकाल सकते हैं। और इसमें क्या पूछता है, अगर मान लीजिए अगर प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो, प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो। प्रथम पद यानी ए का मान दिया हो और अंतिम पद यल दिया है, तब इसका एसन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हो जाएगा a1 प्लस यल बाई में 2 कर देते हैं। ठीक, n/2 a प्लस यल, यानी जब प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो उसका योगफल पूछे तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा।
चलिए इसमें इस टॉपिक में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला है। और फिर आगे चलते हैं इसमें अगला, और इसके आगे आपका जो है क्वेश्चन है वो आपका है त्रिभुज है। त्रिभुज में समरूपता का प्रमेय होता है। ठीक, त्रिभुज में एक होता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, अगर कोई त्रिभुज है तो अगर इसी के समांतर एक और लाइन खींच दिया जाए, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और इसको मान लेते हैं ई और एफ। ठीक, तो इसमें अगर थेल्स प्रमेय लगाएं तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यानी ए वाला है, यानी ए ई बटा में, ए ई बटा में क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ बटा में क्या हो जाएगा, एफ सी। ये होता है थेल्स प्रमेय। और दूसरा इसी में, अगर इसी में एक और पॉइंट लगा सकते हैं, अगर इसी में एक बात और कहेगा कि अगर मान लेते हैं ए ई कह दे, ए ई कह दे, और एक छोटे से बटे में पूरा कर सकते हैं ए बी, ए ई बटा में क्या कर सकते हैं, ए बी, और इक्वल टू एक छोटा सा ए एफ बटा में क्या हो जाएगा, पूरा टोटल ए बी। ए भी आपका ये थेल्स प्रमेय में आपका क्या होता है, अप्लाई होता है। बस इसमें त्रिभुज के लिए ये है आपका एक थेल्स प्रमेय है। अगर त्रिभुज के कसौटियों की बात करेंगे, समरूपता की बात करेंगे, तो सर्वांगसम के लिए तो आपका होता है साइड एंगल साइड सर्वांगसम, फिर होता है एंगल एंगल साइड सर्वांगसम, एक होता है क्या, एंगल साइड एंगल सर्वांगसम, तीन होता है सर्वांग समता का नियम, इससे आप सर्वांग समता कहेंगे। और इसमें एक होता है थेल्स प्रमेय, सब जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि अगर इसमें हमेशा इस पे सवाल पूछते हैं थेल्स प्रमेय पे। तो थेल्स प्रमेय क्या करता है, अगर कोई तीसरी भुजा के समांतर से खींचा जाए जो मध्य बिंदु पर है, तो ए ई बटा में ए बी हो जाएगा, और ए एफ बटा में क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। और अगर इसका एक और इसको तरीके से लिखेंगे तो ए ई बटा में क्या डायरेक्ट ए बी कर सकते हैं, और ए एफ बटा में पूरा ए बी कर सकते हैं। ये दो पॉइंट होंगे। आगे इसमें आपका अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति, अगला जो है निर्देशांक ज्यामिति। ये देखिएगा, ये आपका छोटा सा एक चैप्टर है और इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें विकल्प भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें देखिए आपका इम्पॉर्टेंट एक नंबर, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इसमें बनते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछते हैं। तो पहले क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति, हम जानते हैं कि अगर कोई प्लेन है तो उसको चार भागों में बांट जा सकता है। ये आपका क्या है, एक्स है, ये एक्स डैश हो जाएगा, एक्स है, और ये आपका क्या है, वाई है, ये वाई डैश। देखिएगा अब इसमें वाई डैश हो गया। अब इसमें देखिएगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह होता है 0,0। पहले बात करते हैं निर्देशांक की। किसी भी बिंदु का स्थिति ही निर्देशांक कहलाता है। तो किसी भी बिंदु को देखिए x, y से डिनोट करते हैं, और ये जो x है वह x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, x अक्ष पर चली गई दूरी। और जो y कोऑर्डिनेट होता है वही ये y अक्ष पर चली गई दूरी होती है, y अक्ष पर चली गई दूरी, y अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक, यक्स अक्ष, ये जो यक्स होता है इसको हम लोग भुज भी बोलते हैं, और जो y होता है इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। और जो भुज होता है वह यक्स अक्ष पे चली गई दूरी होता है, और जो कोटि होता है वो वाई अक्ष पे चली गई दूरी होता है। और इसको देखिएगा क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक,
या तो इसके यक्स अक्ष वाई अक्ष से नाम जानिए या तो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष से। देखिएगा इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चले तो इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, इसको सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। अगर बात करते हैं, अब बात करें इसमें, तो इसमें देखिएगा पहले यक्स अक्ष को लिखते हैं, तो यक्स वाला भी आपका देखिएगा राइट साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव और ऊपर भी चलेंगे तो पॉजिटिव, यक्स अक्ष के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो निगेटिव और वाई अक्ष के नीचे जाएंगे तो भी निगेटिव में मेजर करते हैं। दूरियां किस में होती हैं, अगर यक्स अक्ष के दाहिनी तरफ चलेंगे तो दूरियां धनात्मक में नापेंगे और लेफ्ट साइड में चलेंगे बाएं पक्ष में तो दूरियां ऋणात्मक में। अगर ऊपर की ओर वाई अक्ष पे चलेंगे तो धनात्मक में मेजर किया गया और वाई अक्ष से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक मेजर करते हैं। तो देखिएगा जो भी दूरियां नापी जाएंगी इसके ओरिजिन से नापी जाएगी, चाहे लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, जो भी दूरियां मेजर करना है वो कहाँ उसके ओरिजिन से मेजर करना है। तो यानी एक्स अक्ष से इधर की चलेंगे तो धनात्मक, वाई अक्ष के ऊपर चलेंगे तो धनात्मक और नीचे चलेंगे ऋणात्मक, और एक्स अक्ष के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ऋणात्मक। तो पहले देखिएगा एक्स अक्ष को लिखते हैं, एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। इसमें सेकेंड वाले में चलते हैं तो पहले प्लस एक्स अक्ष रहता तो एक्स माइनस है, फिर कामा वाई अक्ष पे चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें देखो दोनों माइनस है तो इसमें दोनों आपके क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों माइनस। फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में पहले एक्स अक्ष चलते हैं तो एक्स पॉजिटिव और फिर वाई चलेंगे तो वाई निगेटिव है। तो इस तरह आप इसमें मेजर कर सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में ये जो भुज कोटि होते हैं वो प्लस होते हैं कि माइनस होते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको टॉपिक मिलते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा और दो बिंदुओं के, इसमें एक और, अगर दो बिंदु हैं, एक यहाँ एक यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। तो इसका हमें पूछ रहा है कि इसका हमें इनके बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो दूरी को d से डिनोट करते हैं तो इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दीजिए अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मेजर कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आराम से हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, x2 माइनस x1 को स्क्वायर, y2 माइनस y1 को स्क्वायर। अब देखिएगा x1 में से चाहिए x2 घटाइए, हमेशा बड़ी वैल्यू में से घटाया जाता है, तो यहाँ पर x प्रॉक्सिमेट का साइन लगा सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई पावर है ऑलरेडी वो प्लस में आ जाएगा। चलिए अब इसमें इस टॉपिक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, बस आपको इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष पूछता है, अब प्रथम में प्लस होता है कि माइनस होता है, इस तरह के चतुर्थांशों में आपका पूछेगा। उसके बाद इसमें पूछता है कि जहाँ पर दोनों रेखाएं काटती हैं एक दूसरे से उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, बस यही पूछता है इसमें इस टॉपिक में। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए और इसमें आप देखिएगा किसी भी रेखा के, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो आपका रह गया ये हो गया, ठीक। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहा कि अगर मान लीजिए कोई रेखा है, इसको अगर मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना, x1 कामा y1 है और इसका x2 कामा y2 है कोऑर्डिनेट। इसको मान लीजिए कोई बिंदु है, इसको किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो मान लेते हैं इसको m1 और इधर की पूरी क्या है, m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो जो ये विभाजित बिंदु कर रहा है इसको इस अनुपात में, उस बिंदु का हमें निर्देशांक पूछता है। तो मान लेते हैं m1 संबंध m2 का मतलब होता है यहाँ तक की दूरी आपका m1 हो जाएगा और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, m2। ये होता है ये बात। एक होता है अंतः विभाजित, एक होता है बाह्यतम विभाजित। तो पहले अंतः विभाजन का सूत्र बताएंगे। अंतः विभाजन, अगर अंतः विभाजित कर रहा है तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे मान लीजिए यक्स होगा तो यक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है,
m1x2 प्लस m2x1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस में m2। अब वाई एस से निकालना होगा वाई कोऑर्डिनेट, ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट। मान लीजिए ये जो जिस अनुपात में विभाजित करता है कोई बिंदु, उसी बिंदु का हमको निर्देशांक पूछता है कि मान लीजिए उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो उस रेखा को m1 संबंधी m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो उस विभाजन बिंदु को हमें क्या पूछता है, निर्देशांक। तो मान लीजिए इसका एक्स निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला आता है, वाई को निकालने के लिए होता है यही y2 प्लस m2 y1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक, चलिए इसको हम क्या करें, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है वो x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अगर मान लीजिए अंत विभाजित करेगा तो ये है, अगर बाह्य विभाजन करेगा तो बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन के लिए हम इसी को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर बाह्य विभाजित पूछेगा तो यही जो फार्मूला होता है वो माइनस में हो जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 बटा में हो जाएगा m1 प्लस में m2। माइनस में यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक, अगर वाई एस निकालना होगा तो m1 y2 माइनस m2 y1 बटा के m1 प्लस m2। ये होता है अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। ये देखिएगा ये लॉन्ग, इस पे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, इस पॉइंट पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चनों को आपको ट्रिक याद करना है। m1 m2 कर लीजिए, m1 m2 देखिए m1 m2, तो जब m1 होगा तो x2 होगा, ये m2 होगा तो x1 होगा। इस तरह सेम m1 m2 आराम से याद कर लीजिए। आपका m1 m2, तो जब m1 होगा तो x2 होगा, m2 होगा तो x1 होगा, यहाँ भी m1 होता है y2 होगा, y के लिए आपका y1 y2 रहेगा, x के लिए x1 x2 रहेगा। बस इसको याद करने का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए इस टॉपिक में बस इतना ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सवाल है। चलिए आगे करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरह के आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व करिएगा। अगले वीडियो में इसके बाद जितने भी फार्मूले बनेंगे अगले वीडियो में हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।